नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और पिछले हफ्ते, पिछले एक महीने या पिछले एक साल में अगर हम देखें तो मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में सॉलिड रैली बनी है। सॉलिड पिछले एक डेढ़ महीने में जो कुछ भी हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि पहले जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता था कि पहले लार्ज कैप चलते थे, फिर मिड कैप चलेंगे, फिर स्मॉल, फिर माइक्रो, इस बार उल्टा हो रहा है। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में भयंकर तेजी है, फिर मिड कैप में तेजी है और फिर लार्ज कैप में है। एक रीजन इसका दिया जा सकता है कि एफआईआईस की सबसे ज्यादा बिकवाली वहां पे होती है, तो इसलिए वो उतना परफॉर्म नहीं करा है। तो बड़े वाले जो इंडेक्स हैं वो आपको रीजनेबल दिखेंगे, लेकिन छोटे इंडेक्स थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हुए दिख रहे हैं। और दुनिया भर में एक स्टेबिलिटी सी दिख रही है वॉर फ्रंट में, क्योंकि वहां पे कुछ बहुत बड़ा हो नहीं रहा है। कभी कभी क्रूड ऊपर नीचे होता है तो हमारा मार्केट थोड़ा बहुत अपनी करामात दिखाता है। तो अगर लास्ट वीक का हम पूरा नंबर देखें तो सब तरफ ग्रीनरी है। केवल पीएसयू बैंक 1.3% माइनस क्लोजिंग दी उसने वीकली बेसिस पे। लेकिन इस पूरे चार्ट में आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि स्मॉल कैप 250, माइक्रो 250, ये बड़ी रैली दिखा रहे हैं। 4.5-4.5% एक एक हफ्ते में बढ़े हुए हैं। और सेक्टोरली आप देखेंगे तो डिफेंस, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर्स में बड़ी रैली लास्ट वीक बनी है। अगर इसी नंबर को हम एक महीने और 6 महीने के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप देखिए निफ्टी 500 या बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी रैली नहीं है जितनी 150, 200 स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में है। माइक्रो कैप में 14% की रैली एक महीने में बनी है, और उसी में जब 6 महीने पहले देखते हैं तो नहीं बनी। उसका रीजन ये था कि मार्च में जो बड़ी गिरावट आई है, उसके बाद अप्रैल में, तो उन 2 महीनों में शायद ज्यादा खरीदारी लोगों ने की है। तो ये पहली क्या है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। अगर हम इसको वैल्यूएशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे साफ दिखता है कि छोटे वाले शेयर्स के वैल्यूएशंस अगेन उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे रेड अलर्ट होना चाहिए। माइक्रो कैप तो 35 के ऊपर मल्टीपल पे चला गया, और ये सब पिछले एक डेढ़ महीने में चेंज हुए वैल्यूएशंस। वैसे ही एक महीने और 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखें, डिफेंस में, कैपिटल मार्केट में, एनर्जी में किस तरीके की रैली बनी है, और मेटल वगैरह में, तो आप देखेंगे जहां मिड और स्मॉल कैप ज्यादा शेयर्स हैं उन्हीं सेक्टर्स में बड़ी रैली बनी है। जो दिग्गज सेक्टर है, ऑटो सेक्टर क्यों नहीं चला 15%? क्योंकि वहां छोटे स्टॉक नहीं है, वहां पे मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक शायद नहीं है। एक महीने का रिटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको मैं सुनील सर के साथ डिस्कस करूंगा कि इसका क्या मतलब है। एक महीना और एक साल का जो मैं कंपेयर कर रहा हूं, और साथ ही जो एफआई के नंबर्स हैं ये आपके सामने, इस पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और एक साल का नंबर भी हम देखेंगे। तो दो सवाल बनते हैं इसमें मोटे मोटे। एक तो ये कि इतना एग्रेसिव बाइंग हमने लास्ट वीक देखी है मिड स्मॉल माइक्रो कैप इस सब में, क्या अब भी यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, बनी हुई है, या थोड़ा बहुत अब लार्ज कैप की तरफ देखें? और दूसरा क्वेश्चन है कि कल एसबीआई के नंबर है, शुक्रवार को एसबीआई के नंबर ने थोड़ा सा मूड खराब किया, तो उससे बैंकिंग इंडेक्स में और दिक्कत आई। हालांकि पीएसयू बैंक में जब से वो ईसी वाला रूल आया था कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, ईसीएल का, तब से वो थोड़ा सा सहमे हुए हैं। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने नमस्कार। बहुत सारे सवाल खड़े कर लिए अपने इस प्रियम्बल में ही। तो मुझे तो पहले एक एक करके समझाइए कि जो मिड माइक्रो स्मॉल की धुआंधार धुरंधर रैली चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि कौन खरीद रहा है। तो अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होते और मैं ट्रैक करता हूँ, तो दो तीन चीज़ मुझे सामने दिख रही है। एक तो एफआईएस, जैसे आपने दिखाया, कंटिन्यूसली नेट सेलर्स है। कभी कभार एक आध दिन थोड़ी पॉजिटिव बाइंग आती है, वो आती है तो भी 400, 500, 1000 करोड़ के करीब आती है। मगर जब एक बैड न्यूज़ वाला दिन बेचते हैं तो 8000, 10,000 करोड़ बेचते हैं, राइट। तो एफआईएस का आउटलुक एक इंडिया के ऊपर वेट एंड वॉच और नेगेटिव ओरिएंटेड ही है वॉर की शुरुआत से। इसलिए आपने देखा कि 1.25 लाख करोड़ मार्च में बिकवाली हुई, फिर अप्रैल में और शायद 50-60 हज़ार करोड़ की बिकवाली हुई, 70,000 करोड़ की बिकवाली हुई, और मई में वो सिलसिला जारी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखिए दो चीज हो रही है इसके कारण। तो ये अच्छा स्लाइड है, इसमें से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मार्च और अप्रैल में उन्होंने 2 लाख करोड़ की बिकवाली की। मार्च और अप्रैल में 2 लाख करोड़ की खरीदारी की डीआईएस ने। यस।
1:1 मैच। और इसीलिए जो लार्ज कैप है वो नहीं चला, क्योंकि लार्ज कैप उधर बिकवाली इधर खरीदारी। बट ये समझिए कि पूरा जो 2 लाख करोड़ डीआईएस खरीदते हैं वो लार्ज कैप खरीदने लायक पैसा नहीं है। उनके पास जो होता है, जो डीआईएस में कौन होते हैं, एक म्यूचुअल फंड होता है, एक एलआईसी होती है, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी का यूलिप का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एलआईसी का एक यूलिप का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अलग एलआईसी एज अ इन्वेस्टर, एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा भी लगाती है, राइट। तो एलआईसी की सोच ऑलवेज होती है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन। तो वो लार्ज कैप कब खरीदेंगे, जब करेक्शन स्टीपली होता है, तो उनको लगता है कि थोड़ी वैल्यू जोन में आ गई, तभी जाके खरीदेंगे। नहीं तो एलआईसी एक मिड स्मॉल माइक्रो कैप का प्लेयर ही है, आपको सबको पता है। बहुत सालों से वो अपने ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देने के लिए अपनी पॉलिसी होल्डर्स के लिए, और ये वो करती है। सेकंड बात क्या है इसमें कि डीआईएस म्यूचुअल फंड की बात करें तो मैंने लास्ट ईयर के आंकड़े निकाले, और उम्मीद है कि वो ऐसे ही अभी भी चलती रहेगी कि कहाँ पे पैसा आया म्यूचुअल फंड्स को। तो मैंने देखा कि 25% ऑफ द टोटल इक्विटी फ्लोज आए थे फ्लेक्सी कैप में। ओके। और 13% एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। तो समझिए कि करीबन 40% पैसा लार्ज एंड मिड कैप स्मॉल कैप में आए, और 25% फ्लेक्सी कैप में, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो 65% of the flow to the industry came in where they can buy mid cap if they want to, mid and small cap. अब क्या है इसमें कि मिड कैप में खाली 25%, 35% ही आउटसाइड ऑफ द मिड कैप खरीद सकते हैं, और वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल कैप फंड में भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नहीं डाउन द माइक्रो कैप ऑल्सो। मिनिमम जो 65% है, उसका बाकी 35% वो मिड कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप, या थोड़ा लार्ज कैप चाहिए तो भी खरीद सकते हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि ये 2 लाख करोड़ के अंदर अगर सेम रेशियो अपनाएं आप, राइट, तो इसमें 40% मिड कैप खरीदने लायक पैसा है। तो समझिए कि 2 लाख करोड़ में 40% होता है 80,000 करोड़। तो 80,000 करोड़ कैन बाय ओनली मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, राइट। बाकी का जो पैसा है वही जा सकता है लार्ज कैप को खरीदने में। इसलिए लार्ज कैप का रिटर्न कम हुआ, क्योंकि जितना एफआईएस बेच रहे थे उतना खरीदने लायक पैसा मार्केट में नहीं था। तो लार्ज कैप पे प्रेशर था, बट भयंकर गिरावट नहीं, जैसे आपने देखा लार्ज कैप का डिसेंट था, मगर दिस वाज द सिचुएशन। तो जब निवेशक म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं मिड स्मॉल कैप और उसमें माइक्रो कैप खरीदने के लिए, तो वो उसी को खरीदेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब पिटाई हुई थी मार्च और अप्रैल, मार्च में खास करके, मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि उनको लार्ज कैप सस्ते मिल रहे थे, शायद थोड़ा रीजिग भी किया पोर्टफोलियो को, और थोड़े मार्च में मिड एंड स्मॉल कैप को बेचकर उन्होंने लार्ज कैप भी खरीदा होगा, क्योंकि सस्ते में मिल रहे, क्योंकि एफआईएस धड़ाधड़ बेच रहे थे। तो मार्च का महीने का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मर थे। फिर आई अप्रैल वाली महीने। तो अप्रैल महीने में क्या हुआ, एफआईएस की सेलिंग भी कम हुई, फ्रॉम 1,22,000 to 70,000। यानी जो स्थिति, वॉर तो कंटिन्यू हो रही थी, मगर एक वॉर की स्थिति में जो एक सीज फायर की बात हो रही थी, फिर ऑयल भी थोड़ा 100 के लेवल पे स्टेबलाइज हो गया ज्यादातर, तो उनकी भी सेलिंग थोड़ी कम हुई। और सेकंड बात क्या है कि म्यूचुअल फंड को मार्च महीने में 40,000 करोड़ के इन्फ्लोस मिले, यानी रिटेल निवेशक डर गए नहीं। फरवरी से मार्च की कंपैरिजन में मार्च में और भी ज्यादा पैसा आया। फरवरी में उनको 30,000 करोड़ से कम आया था म्यूचुअल फंड को, मार्च में 40,000 करोड़। अब अप्रैल के आंकड़े अभी कल आ जाएंगे, हमें पता लगेगा। तो मेरा मानना है कि रिटेलर्स इस वॉर के कारण डरे नहीं है, ट्रू, राइट। और इसका कारण क्या मैं बताऊं, एक बहुत अजीब सी कारण मैं सोच रहा हूं। क्या है ना कि गवर्नमेंट ने इतना भयंकर क्रूड प्राइस के बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की दाम को बढ़ाया नहीं, तो लोग को महसूस नहीं हुआ कि ये वॉर हमारी आम जिंदगी में उतना इंपैक्ट कर रहा है। यस, एलपीजी के बारे में थोड़ी शॉर्टेज की बात हुई थी, 1 आध 2 दिन पेट्रोल की लाइन में लगे थे पेट्रोल पंप में, मग
मगर ओवरऑल स्थिति गवर्नमेंट ने डिसेंटली मैनेज कर लिया कि पब्लिक को महसूस नहीं हुआ कि कोई गलत हो रही है। इनफैक्ट अब इलेक्शन के रिजल्ट में भी देखे, बंगाल के लोग भी उतने नाराज नहीं थे बीजेपी से। yes. तो क्या है कि अभी भी लोग, आम रिटेल जो है लोग, वो एक्चुअली इतना डरे नहीं हुए हैं इस मार्केट से इस बार, राइट? ऑफ कोर्स ये सब हम पोस्ट फैक्टो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मुझे मार्च में पूछते हैं, अप्रैल में पूछते हैं, मैं ऐसा जवाब नहीं दे पाता, राइट? नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। ये प्रेडिक्टेबल नहीं था। अगर मुझसे पूछते तो ये बहुत अजीब ही चीज है, वो मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि ऐसा हो रहा, नहीं। और मैं देख रहा था कि हर दिन भी मैं जो रोज मार्केट को ट्रैक करता हूँ, तो जिस दिन मार्केट थोड़ी बढ़ रही थी, एनी डे व्हेन द मार्केट वाज अप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी के 3000 स्टॉक्स, एनएससी के 3000 स्टॉक में 2:1 पे चल रहे थे। बिल्कुल सही। ब्रॉड बेस्ड बाइंग हो रहा था अक्रॉस 3000 स्टॉक्स, यानी हर दिन 2000 स्टॉक ऊपर जाते थे प्राइस में और खाली 1000 या उससे कम नीचे जाते थे, राइट? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडली एक रिटेलर्स का एक स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसा टूटा नहीं इस वॉर के कारण। ओके, दैट्स नंबर 1। सेकंड, एक और शो में हमने पहले डिस्कस किया था कि अप्रैल महीने में ही ये डिस्कस किया था मेरे ख्याल में कि मार्च के बाद, मार्च में थोड़ा बहुत टैक्स हार्वेस्टिंग हुआ था बाय बुकिंग लॉसेस टू सेट ऑफ द कैपिटल गेन्स। वो पैसा अप्रैल में वापस आने लगा, थोड़ा बहुत। इट मे नॉट बी वेरी बिग अमाउंट, बट मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा पैसा आता तो भी प्राइसेस बढ़ जाते बिकॉज फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, right? So in absolute quantum it will not be much, maybe 5,000 crores or 10,000 crores, but it makes a big difference अपने prices को। वो सेकंड है। तीसरी जो मेरी थियरी है इसमें कि म्यूचुअल फंड के अलावा ये पीएमएस इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट? और उसके साथ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की भी। यहाँ पर क्या है कि वो डीआई के डेटा में दिखता नहीं है, कि पीएमएस का जब फंड मैनेजर ही डिसीजन ले रहा है, मगर एक्सिक्यूशन होता है इंडिविजुअल क्लाइंट के नेम पर। करेक्ट। मार्केट डेटा में वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह आता है, मगर एक्चुअली इट्स अ फंड मैनेजर बाइंग। तो मेरा व्यू है कि ज्यादातर पीएमएस वो अल्फा जनरेट करने के लिए अपना पोर्टफोलियो को मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेंट्रिक ही रखती है, बिकॉज लार्ज कैप पे पीएमएस रख के इंडेक्स को बीट करूंगा करके कौन सी प्रॉमिस कैसे कर सकता है, राइट? तो ये पीएमएस का पैसा मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ द मार्च करेक्शन घुसने लगा है मार्केट में, एंड दिस इज बिग टिकट बिकॉज मिनिमम यू हैव टू पुट 1 करोड़ इन पीएमएस मिनिमम, एवरेज पर पर्सन विल बी इजीली 5 to 10 crores, राइट? और इसके अलावा फैमिली ऑफिसेस जो होते हैं, जैसे उसका बहुत पैसा है। अदानी, अंबानी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एक फैमिली ऑफिस होता है जो अगेन उनकी डीमैट अकाउंट में ही खरीदते हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डीआईआई। यस। तो इन सबको क्या है कि एक करेक्शन, मार्च का करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी दिखा, और उसका ओवरलाइंग ये लोग की बात ना क्या है, वॉर बहुत देर चल नहीं सकती है। देखिए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड, ऐसी चीजों पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि 1 महीने हो जाएगा, मगर वॉर का मान लीजिए 3 महीने भी लेके चले, जो भी करेक्शन हो रहा है उसके बाद तो लाइफ नॉर्मल पे सेटल होगी। तो उनके लिए ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सा दिख रहा है, और वही जम के आकर ब्रॉड बेस्ड खरीदारी कर रहे हैं। तो और इसके साथ म्यूचुअल फंड का बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड की बात क्या है, जैसे आपने देखा उधर, तो मई में भी दे हैव नाउ डबल्ड द बाइंग कंपेयर टू मई रिडेम्पशन ऑफ एफआई। यानी क्या हुआ, मैं और आपको अप्रैल में भी हमने डिस्कस किया था, अप्रैल में बीच में 2 हफ्ते के लिए बहुत म्यूचुअल फंड की बाइंग कम हो गई थी। ये फर्स्ट वीक और लास्ट वीक का टोटल ही आपको 50,000 करोड़ है, राइट। अरे बीच में 2 हफ्ते थे, उसमें खाली 150 करोड़ था नेट बाइंग एंड सेलिंग का नेट, क्योंकि उस पीरियड में वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। क्योंकि अर्निंग सीजन जब आ रही है तो जो स्टॉक उनको खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए। अब ऑलरेडी उन्होंने इतना पैसा मार्च में ही डाल दिया मार्केट में, तो नेचुरली वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, और अब वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि मई में देख रहा आपने
ऑलरेडी दे हैव गॉन बैक टू देयर हिस्टोरिक थिंग कि 2 टाइम्स ऑफ व्हाट द, वेयरएज मार्च और अप्रैल में ऐसा नहीं था। मार्च में उन्होंने 1.22, इनमें 1.42, मार्च अप्रैल में एफआईएस का 70, इनका खाली 50। तो Yes. अब वो डीआईएस भी अपना सेक्टर वाइज अर्निंग सीजन को देखकर डिप्लॉय करना शुरू कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये वॉर अभी भी नहीं दिखता है कि क्या जल्दी खत्म होगा कि नहीं, बट अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये और 2 महीना चलेगा। बिकॉज पीस प्रपोजल, अभी भी सिचुएशन क्या है कि अमेरिका ने एक पीस प्रपोजल भेजा है ईरान को, इज अवेटिंग द रिप्लाई, राइट। मगर जो एफआईएस की सेलिंग अगर बढ़ती है अभी, बिकॉज वॉर की सिचुएशन अगर और भी गंभीर हो जाती है, तो वो मिड एंड स्मॉल और माइक्रो में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, फिर भी लार्ज कैप में ही इम्पैक्ट होगा उनका सेलिंग का, राइट। तो मेरा मानना है कि ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जारी रहेगा द बाउंस बैक इन मिड स्मॉल एंड माइक्रो, मेरा आंसर है यस। जब तक माहौल ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जो पीएमएस वाले खरीद रहे हैं वो 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम के आउटलुक से खरीद रहे हैं। तो 1 मिनट आप वैल्यूएशन का स्लाइड मुझे दिखाइए, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन आप दिखा रहे हैं यहाँ पर वो है ट्रेलिंग पी, और मार्केट में जनरली एक 1 ईयर फॉरवर्ड पी की गणित होती है, जिसमें कह रहे हैं कि निफ्टी का अभी 18 हो गया करके, ठीक है। और वो 18 भी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज हमें पता नहीं कि इस साल के लिए ये वाली जो वॉर वाली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट कितना अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वो अर्निंग सीजन के खत्म होते थोड़ा आइडिया बनेगा, अभी तक वो ठीक से आइडिया बना नहीं है। ये 1 ईयर फॉरवर्ड की भी बात है। मगर बाकी के जो देखे, निफ्टी बैंक को छोड़िए, वो क्योंकि उधर प्राइस टू बुक भी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट प्राइस टू अर्निंग्स। और मिड कैप और स्मॉल कैप का आप देख रहे हैं कि 30 के आसपास है, 32, राइट। अब ये ट्रेलिंग पे ही है, यानी पिछले साल की कमाई को आज के दाम से डिवाइड करना, करेक्ट, राइट, डिवाइड बाय ई। अब एक पीएमएस मैनेजर जब एक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक को खरीदता है, उसकी आउटलुक अगर 3 से 5 साल की है, तो वो क्या करता है, वो अगले साल, उसके अगले साल और उसके अगले साल की अर्निंग्स को कंपाउंडर लेते हुए फिर डिस्काउंट करके देखता है कि क्या ये रीजनेबल है। और अगर वो हाई ग्रोथ कंपनी है तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड हो जाता है, ये जो पी का नंबर यहाँ दिख रहा है। तो हमें इस पी से लेकर कहना कि मिड एंड स्मॉल कैप महंगे हैं, महंगे जरूर है, मगर आपके आउटलुक के ऊपर, अगर 3 महीने का आउटलुक है तो महंगे हैं, 1 साल का आउटलुक है तो महंगे हैं, 2 साल का होगा तो शायद महंगे है, मगर 3 साल 5 साल देखेंगे तो ये बिल्कुल उनके मन में। और ये स्टॉक स्पेसिफिक है, मैं इंडेक्स की बात, ये इंडेक्स का है, मैं कह रहा हूं वो हर स्टॉक को चुन रहे हैं, और वो ऐसे स्टॉक भी चुनेंगे जिसका 70 पी भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी ग्रोथ पोटेंशियल में वो जस्टिफाइड है। तो वो देखते हैं नॉट पीई रेशियो, वो देखते हैं पीजी रेशियो, पेग, और वो देखते हैं उसको उसकी टाइम फ्रेम के हिसाब से। हर एक का अलग होता है, मैं इस स्टॉक के लिए 5 साल का टाइम फ्रेम रखूंगा, एक का 3 साल का रखूंगा, जो भी है, मगर हर स्टॉक के पीछे वो अपना गणित करके एक एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ को लेकर फिर ही खरीदते हैं। ये मोमेंटम वाला परचेज नहीं है कि मैं जाके अरे चल रहा है तो चल रहे दो। पीएमएस फंड मैनेजर कैन नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज अल्टीमेटली उसको डिलीवर करना है वैल्यू। एंड और खास करके उनकी क्या होता है, बाय एंड लार्ज पीएमएस फंड्स की बेंचमार्क निफ्टी 500 होती है। निफ्टी 500 में 74% लार्ज कैप है, तो इसलिए वो पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल को ज्यादा लगाकर उस ग्रोथ के बेंचमार्क करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट ये बेंचमार्क भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पीएमएस वाले एक गारंटीड, नॉट गारंटीड, एक एब्सोल्यूट रिटर्न की इंतजार में ही वो निवेश करते हैं उधर, अपना जो इन्वेस्टर्स है, राइट। वो बेंचमार्क को छोड़िए, मुझे चाहिए 18% पर एनम रिटर्न, उसके बेसिस पे ही वो होता है। तो ये आज इस मार्केट में एक म्यूचुअल फंड की जो फ्लोज है मिड एंड स्मॉल कैप में 26%, लार्ज एंड मिड कैप फंड में और 13, तो 40% ऑफ फ्लोज आर कमिंग। और फ्लेक्सी कैप में भी वो थोड़ा 100%, लार्ज कैप तो थोड़ी नहीं डालेंगे फ्लेक्सी कैप में। तो ये पैसा म्यूचुअल फंड का भी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मिड एंड स्मॉल कैप बैंक, राइट।
तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में कुछ दिन के लिए चलेगा, बिकॉज जब तक ये करेक्शन के कारण जो अभी खरीद रहे हैं वो करेक्शन का जो सेटअप है, क्योंकि हम रिटर्न्स को 1 महीना 6 महीना ऐसे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। एक्चुअली हमें करेक्टली 1 मंथ 2 मंथ्स एंड 10 डेज का देखना चाहिए, क्योंकि फरवरी 28 को वॉर शुरू हुई, तो एग्जैक्ट उस बेसिस पे। बट ये फंड मैनेजर्स वो उनके पास वो डेटा है, यस, उस डेटा से देखते हैं। हम यहाँ पर डिपेंड करते हैं ना, एक मनी कंट्रोल और एक एनएससी वेबसाइट या ऐसा डिपेंड करते हैं, और 1 महीना मिलता है 3 महीना। बट मार्केट की पार्टिसिपेंट ऐसे नहीं सोचते हैं, वो देखते हैं ये स्टॉक का मार्च फरवरी 28 को क्या था दाम, करेक्ट, उसके बाद कितना करेक्शन हुआ है उसके दाम में, तो क्या वो वापस इसकी वॉर के कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इंपैक्ट आएगी, और वो इंपैक्ट कितने दिन तक ईपीएस में दिखेगा, उसके बाद इसकी स्थिति क्या होगी। ये डिटेल एनालिसिस हर कंपनी के बारे में करेंगे ना, तभी खरीद रहे हैं। तो इससे एक रीडिंग मैं कहूंगा, एक रिटेल निवेशक के लिए, अगर पीएमएस फंड मैनेजर इतनी स्टडी करके इतना करके इसको खरीद रहे हैं, तो जरूर देयर इज सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड विच दे आर बाइंग। तो इफ यू फॉलो देम यू कैन नॉट बी टू रॉन्ग। सर अब यहाँ एक मेरा एक सवाल है जरा, एक तो 500 को मानते हैं अपना बेंचमार्क, चूंकि खरीद वो इधर तो खरीद रहे हैं मिड कैप ज्यादा और उधर लार्ज कैप ज्यादा, तो बीट करना आसान हो गया, तो वो तो खैर छोड़िए। क्या मैक्रो पिक्चर ये लोग देख रहे हैं जो ये 3 साल आगे साल की इतनी अच्छी डिस्काउंटिंग ले रहे हैं, इनको क्या ऐसा दिख रहा होगा? नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, क्या है कि पैसा आ रहा है उनके हाथ में। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट एक्चुअली लिक्विडिटी है, बाजार में लिक्विडिटी है। लोग अभी भी देख रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी अच्छे चल रहे हैं, एसआईपी बुक भी चल रहा है, अच्छा फ्लोज आ रहे हैं। तो एक देखिए वही एक चीज जो डरने वाली चीज मैं बताऊं कि वही है कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, माने कि ये फंडामेंटल्स को इजीली पार करके जा सकती है वापस एक ओवर वैल्यू टेरिटरी पे, अनलेस एफआईएस वापस आकर मार्केट में एक क्या कहते हैं लार्ज कैप को भी बढ़ाते हैं और लोग उसके पीछे भी जाते हैं। नहीं तो ये डेंजर क्या है ना कि जरूर इस वॉर का इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ पे ऊपर, फिस्कल ऊपर लगने वाला है एफआई 26-27 में, और 28-29 फ्यूचर वाली साल में क्या इंडिया उस तेजी से 8-10% की ग्रोथ में जाने वाली है। तो ये एक चीज है कि ये लिक्विडिटी थोड़ी डिस्टॉर्ट भी कर रही है मैटर को। इट इज नॉट दैट के फंडामेंटली ये कंप्लीटली जस्टिफाइड कह सकते हैं, बिकॉज पैसा है तो कहीं पे ढूंढना है, कुछ तो खरीदना है तो खरीद लो। और ये खास करके कहां दिख रहा है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, आप सेक्टर में जाएंगे तो डिफेंस इंडेक्स में देखिए, उसकी वैल्यूएशन तो 70 के ऊपर होगी डिफेंस की पी रेशियो, पर फिर भी आपका डिफेंस का देखिए 4.7% इन 1 वीक, और अगले तो 1 महीना 6 महीना भी देखिए है, उसमें नहीं है ना, आपने नहीं दिया? नहीं, है सर, है। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। 1 वीक एंड जो हमारा ये आता है, देखिए यहाँ पर 1 मंथ का रिटर्न 16% है डिफेंस, राइट? यस। सो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इतना पी, उसका तो पी 30-33 नहीं है, 70-75 के ऊपर होगा। यस यस। तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी इसमें दम है, बिकॉज ये लिक्विडिटी खत्म होते हुए नहीं दिख रही है ना। और खबर हमारे लिए बुरी खबर क्या है, तेल का दाम। अब एक चीज है कि ये 100 का तो डिस्काउंट हो गया मार्केट में, अब 100 से और जाएगा तभी आपको एक डरावनी चीज है, नहीं तो बोला जाता है 100 ठीक है अभी हो जाएगा, जिस सेक्टर को वाट लगना है वो लग गई, उसका नहीं है तो चलेगी। तो ये जो हम एक पेक्युलियर सिचुएशन में है जहां पर अभी भी रिटेल निवेशक पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। इनफैक्ट इवन एफ&ओ में आप देखें तो रिटेल का लॉन्ग्स ही है पोजीशन बहुत ज्यादा सर, फ्यूचर्स में ऑप्शन लो। तो एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, फंडामेंटली ये जस्टिफाइड है कि नहीं, मैं जरूर मानता हूं कि वो कहना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर आंकड़े रियली निकालेंगे, वॉर का इंपैक्ट का निकालेंगे, तो फंडामेंटल से आगे जा चुका है मार्केट ऑलरेडी। बट इसके कारण क्या करेक्शन होगी ये नहीं कह सकता। मैं वही कह रहा हूं, जो आपके सवाल का जवाब मैं मोमेंटम को, लिक्विडिटी को लेकर कह रहा हूं, नॉट जब के फंडामेंटल में अभी भी इंडिया वैल्यू जोन में है तो जा रहा है, नहीं। ये मिडिल स्मॉल कैप जरूर वैल्यू जोन में नहीं है,
मगर एक हवा है, एक मोमेंटम है, और ये मोमेंटम कब तक रुकेगा, कब चलेगा पता नहीं। जिस दिन एफआईएस वापस आएंगे, समझिए वॉर खत्म होती है और एफआईएस वापस थोड़ा थोड़ा आना शुरू होते हैं, क्योंकि तेल का दाम गिरता है तो उनके लिए इंडिया का जो स्थिति थोड़ी पॉजिटिव दिखेगी, तो समझिए कि एफआईएस थोड़ी वापस आएंगे, तो वो आके लार्ज कैप और टॉप 150 स्टॉक्स को खरीदेंगे, राइट। तब जब वहां पे लार्ज कैप रैली शुरू होती है तो क्या करेंगे लोग? क्या वो मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट करेंगे? आई डोंट नो, बिकॉज लार्ज कैप तो दौड़ता होगा दिखेगा, जो आपकी नॉर्मल स्थिति आप बता रहे थे ना, लार्ज कैप बढ़ता है तो तब क्या ये, बट सी पीएमएस फंड मैनेजर्स उतना लार्ज कैप को पसंद नहीं करते हैं कभी भी, तो वो उतना सर ये एक क्वेश्चन, एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बड़े भले ही बहुत सारे लोग बात करें लार्ज कैप और बहुत बड़े वाले क्वालिटी ये वो, लेकिन असली अल्फा तो मिड और स्मॉल में बनता है, वो चाहे जो लेता वही है, सबके पोर्टफोलियो में देखो बैठ के भरे होते हैं। नहीं बिल्कुल, बिकॉज सी देखिए लार्ज कैप और वेल डिस्कवर्ड कंपनीज, यस, अनडिस्कवर्ड कंपनीज तो मिड एंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ही है। आपको अल्फा बनना है अनडिस्कवर्ड से ही, जो सबको पता है वो तो नॉर्मल वैल्यूएशन पे ट्रेड होगा ना, राइट। मार्केट में पैसा कभी नॉलेज से नहीं बनता है, इग्नोरेंस से ही बनता है। यानी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, तो मैं रिस्क लिया, खरीदा और कुछ अच्छा हो जाता है। नॉलेज के साथ तो सबके पास नॉलेज है, आज की चैट जीपीटी और गूगल के जमाने में नॉलेज का कोई कमी नहीं है, किसी को भी देखो कुछ भी है ऑन द टिप ऑफ द फिंगर। सो नॉलेज, इसलिए अमेरिकन मार्केट में इवन मिड एंड स्मॉल कैप में दे फाइंड इट हार्ड टू बीट द इंडेक्स, बिकॉज उधर रसल 2000 का ही नॉलेज सबको है। यस तो ये इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री, यानी जो अदर इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए आपको कुछ खबर पता होता है कंपनी के बारे में, या आप प्रमोटर के दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपको पता है कुछ होने वाला है, या फिर आपके पास जो स्टडी है मैक्रो को रीड करना, जिससे ये कंपनी की फ्यूचर 2 साल के बाद अच्छा होगी करके एक रीडिंग द टी लीव्स, वो स्किल सेट है, वो पैसा बनाता है मार्केट में। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे ख्याल में वही है कि अब फॉर द शॉर्ट टर्म मेरा मानना है कि ये मिड स्मॉल और माइक्रो का रैली चलता रहेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में कोई वॉर की स्थिति बहुत खराब होते हुए बहुत दबाव नहीं दिख रहा है, ऐसे ही चल रही है, सोल्यूशन की ओर ही चल रही है, बिकॉज अमेरिका भी इस वॉर को जितनी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज लोकल पॉलिटिकल ओपिनियन इज अगेंस्ट द वॉर, और गैस प्राइसेस की बढ़त भी उसको हर्ट कर रही है ट्रम्प को, और 6 महीने में आपको मिड टर्म इलेक्शन है, रिपब्लिकन पार्टी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि वॉर अब खत्म होते हुए जल्दी, जितना वॉर अभी हो चुका है, कितना मार्च का 31 डेज, अप्रैल का 80 डेज, मेरे ख्याल में और 80 डेज नहीं रहेगा वॉर, दैट इज मोर ऑफ द वॉर हैज गॉन थ्रू देन इज लेफ्ट। सर ये बताइए कि आपने सही कहा, देखिए एमटार टेक, नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ बताने के लिए, एमटार टेक 80-90% चल चुका है, क्या जबरदस्त रैली बनी है उसमें, और बहुत सारे स्टॉक, इवन पॉली कैप, मिड कैप में मतलब तूफान एकदम मचा हुआ है, गुड क्वालिटी वाले स्टॉक्स में बहुत पैसे लोगों ने बनाए। लेकिन हमने एक, अब मेरा अगला क्वेश्चन भी जो आप एक्सप्लेन करिएगा कि कुछ एक सेक्टर में जो आपने चर्निंग हो रही है और बहुत सारे हुए, तो चूंकि शुक्रवार को आया एसबीआई का रिजल्ट, और उसके पहले से पीएसयू बैंक में हम लोगों ने लास्ट 2-3 वीक देखा था कि वीकनेस आनी शुरू हो गई थी, और पिछले 1 साल में उन्होंने 36% का रिटर्न बना के दिया है। डिफेंस में आप देखिए 36% का, और मेटल में 55% का रिटर्न 1 साल में, और लास्ट 1 मंथ में इनका रिटर्न जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्या कहानी है? ये कहानी है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की सेक्टर रोटेशन। उनको क्या है कि अब जो आने वाले अर्निंग सीजन जो चल रही है उसमें उनको अच्छा सेक्टर चुनना है, मगर उसके लिए कैश उन्होंने 2 लाख करोड़ ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया 2 महीने में, तो कैश बैलेंसेस थोड़े कम हो गए हैं, तो इसलिए वो अभी इस पीरियड में कुछ भी रीज़न अगर मिल जाए तो जहाँ पे प्रॉफिट बनाए उसको बुक कर रहे हैं। अब मेटल की बात किया, मेटल में भी मेरे ख्याल में फंड मैनेजर्स बुक करे, मगर रिटेल खरीद रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट उधर दिख रहा है। सिमिलरली डिफेंस में
डिफेंस में भी मेरे ख्याल में अदर देन डिफेंस फंड, बाकी सब के फंड मैनेजर डीएफएन से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कैश रेस कर रहे होंगे। और मगर रिटेल का रुझान डिफेंस के ऊपर बहुत है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में उनके डिफेंस की, और डिफेंस की स्टोरी अच्छी है, सी देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर मगर क्या है कि आज की जो वैल्यूएशन है वो आपको 5-7 साल में जस्टिफाई होगी बाय द अर्निंग्स ग्रोथ। मगर हवा चलता है तो आपको रिटर्न हवा से बन जाएगी, वैल्यूएशन एक्सपेंशन से अभी भी वैसे बन सकता है, मगर अर्निंग्स ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए 5 से 7 साल अर्निंग्स ही जस्टिफाइड है इस प्राइस में। बट फिर भी रिटेलर खरीद रहे हैं उसको अभी भी उनके, क्योंकि वर्ल्ड एक ऐसी स्थिति में गया, अमेरिका भी नाटो से बाहर हो रहा है, तो उधर भी इंडिविजुअल कंट्रीज को अपना आर्सेनल बिल्ड करना है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो हमारी क्षमता दिखाई, उसीलिए वो मॉडर्न वॉरफेयर में हमारी, तो आउटलुक पॉजिटिव। मैं कोई डिफेंस में नेगेटिव नहीं हूं, मगर ये प्राइसेस पे आपको फंडामेंटली अर्निंग्स आके जस्टिफाई करना बहुत लंबी कहानी है, राइट। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और पीएसयू बैंक में खास करके एक तो वो ईसीएल फ्रेमवर्क जो आया उसके कारण थोड़ी एक ये हुई। सेकंड बात ये है कि एसबीआई का रिजल्ट आज एक बात आप देखिए, पिछले अर्निंग्स में जो भी आए ना, एक दिन नेस्ले का अच्छा अर्निंग आया, पूरा कंजम्पशन चला। यस। फिर एक दिन ये एसबीआई का खराब रिजल्ट आया, पूरा गया। एक इन्फोसिस का खराब रिजल्ट आया, पूरा वाट लगा आईटी का। एक टाइटन का कल अच्छा रिटर्न आया तो कंजम्पशन की चली। तो आज मार्केट क्या है कि उस स्थिति में है जहाँ पे इट इज सर्चिंग फॉर अ गुड न्यूज टू बाय और अ बैड न्यूज टू सेल। और वो इस कंपनी से लिमिटेड नहीं रहती है, पूरे सेक्टर के ऊपर उसका हवा फैल जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और हर दिन ये हो रहा है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि अभी सेक्टर अपने चुनना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आज इस सेक्टर चला बिकॉज एक कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, कल उसी सेक्टर में दूसरे कंपनी ने खराब दिया तो वही सेक्टर करेक्ट होगा। तो ये एक वो चीज है जो मार्केट आज मैं कहूंगा एक बहुत हाइटेंड लेवल ऑफ क्या कहते हैं नर्वसनेस में है। तो एक गुड रिजल्ट आया तो जल्दबाजी है कि जाके उसको पहले पकड़ लो, उसका प्राइस बढ़ने वाला है। खराब रिजल्ट आया तो जल्दी निकल लो। तो ये रोटेशन जो हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि ज्यादातर ये रिटेलर्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स का है, नॉट रिटेलर, एचएनआई, फैमिली ऑफिस, ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर्स का रोटेशन हो रहा है बिकॉज दे वांट टू कीप सम फायर पावर फॉर द अर्निंग सीजन में। अगर कुछ अच्छी एक सेक्टर निकली तो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मगर वो अभी आई थिंक द बाइंग हैज इंक्रीज स्टडीली, तो अब वो बाइंग के लेवल पे आ गए हैं। इसके बाद ज्यादा उतना प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं होगी, वो हो चुका है। तो मेरा ये है कि ये बहुत डेंजरस टाइम है सेक्टर पिक करने का, बिकॉज अर्निंग सीजन के जैसे ही खत्म होता है एक क्लैरिटी ऑन सेक्टर व्यू बन सकता है, जिसके बेसिस पे आप सेक्टर एलोकेशन वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अब डाइवर्सिफाइड रहना ही बेटर होगा। ओके सर, रिटेलर कोई गलती तो नहीं कर रहे? देखिए, आप गलती किसको मान के चलेंगे? यानी मैं 5 साल का निवेशक हूं और मैंने खरीदा, बिल्कुल नहीं गलती कर रहा हूं। 5 साल में जरूर मार्केट आज के लेवल से कई गुना ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम। क्या मैं 3 महीने का कोई जाके प्रॉफिट बुक करना, ये सेक्टर हवा चल रहा है करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो आउटलुक के ऊपर है। ऑब्वियसली जो भी आज स्टॉक खरीद रहा है उसकी रिस्क एपिटाइट हाई है, कोई मॉडरेट वाला तो नहीं जाके खरीदेगा। तो मैं रिस्क एपिटाइट तो मानता हूं कि हाई है, आप अग्रेसिव टाइप के हो। मगर आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो तो आपका एग्जिट पॉइंट आप स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट को रख कर कीजिए। आपको किसी में एंटर करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक या कुछ एंटर करना है, तो आप आपके अंदर 3 महीना का है टाइम फ्रेम या 6 महीने का है, एक नंबर लिख दीजिए कि ये इतना ये शेयर गया ऊपर तो मैं बुक करूंगा प्रॉफिट। दिस इज नॉट अ बाय एंड होल्ड मार्केट अनलेस यू आर अ 5 ईयर प्लस इन्वेस्टर। तो गलती नहीं कर रहे। मैं मानता हूं कि ठीक है 3 महीने में शायद गलती नहीं होगा, बट 4 महीने में हो सकता है, बिकॉज सिचुएशन बाय देन यू विल हैव द नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग सीजन, जिसपे सी ये और एक चीज है ना, बाय एंड लार्ज अर्निंग सीजन की समरी बाद में करेंगे, बट अर्निंग सीजन हैज नॉट बीन एज बैड एज एंटिसिपेटेड। ओके, और इसका कारण ये है कि जो ऑयल रिलेटेड इंपैक्ट मार्च के महीने में एंटिसिपेट कर रहे थे, क्या हो गया है कि अपेरेंटली अ लॉट ऑफ कंपनीज जो उस मंथ में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया वो पहले खरीदा हुआ था,
इन्वेंट्री का था वो सब। इन्वेंट्री का यूज हुआ, तो अकाउंटिंग में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पॉलिसी होता है ना, फीफो, तो इसलिए वो दिखा नहीं। अब रियल दिखेगा जब जुलाई में अर्निंग्स आएगी, तो अप्रैल और Q1 रियल प्ले होगा। वो तब वो अर्निंग्स आएंगे ना, तब मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है ना। तो इसीलिए रिटेलर्स का पूछ रहे कि गलती नहीं कर रहे। मैं कहूंगा कि अगर आपका उतना शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो आप 15 जून तक का व्यू बना के चले। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन एक ये है कि जब एफआईआई लौटेंगे तो सर देखिए, एक सेक्टर तो उन्होंने मना कर दिया कि सर हम आईटी में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आईटी में अपने यहाँ एआई प्ले नहीं है, तो आईटी से दूर हो गए। तो उनके लिए 3 सेक्टर बचते हैं, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक। इसी 3 में खरीदेंगे, इसके अलावा तो और कहाँ जाएंगे? सब छोटे छोटे सेक्टर है। नहीं, मेरे ख्याल में वो टॉप 150 स्टॉक्स लीजिए, खाली लार्ज कैप को मत लीजिए। टॉप 150 स्टॉक्स लीजिएंगे तो मेरे ख्याल में वो जब आएंगे वगैरह भी आ जाएगा, कैपिटल गुड्स में आएंगे। मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स में वो आएंगे। और सेकंड चीज क्या है कि ये आ रहे हैं बिकॉज वॉर खत्म हो गया। तो एनर्जी में जो अपना जो रिफाइनर्स है, ठीक है, एनर्जी का 2 तरफा होता है ना, एक प्रोड्यूसर होता है जिसका अभी अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रॉफिट, बट रिफाइनर्स की वाट लग रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। मगर ये रिवर्स हो सकता है अगर ऑयल, तो इफेक्टिवली दे विल कम एंड बाय दोस थिंग्स व्हिच ऑयल की प्राइस हाइक में जो नेगेटिव था, तो ऑटो, राइट, ब्रॉडर पेंट्स एंड कुछ की तरह की कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वो उस तरफ। तो मेरे ख्याल में इस बार जब वापस आएंगे थोड़ा ब्रॉड बेस्ड होगा बिकॉज आईटी को नेग्लेक्ट करेंगे थोड़ा, राइट। और बैंक्स को भी वो थोड़ा सावधान रहेंगे बिकॉज क्लियरली दिख रहा है बैंक्स की। अच्छा, बैंक्स के बारे में और एक बात बताना थी कि एसबीआई की भी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वही ना, निम का प्रेशर, यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में उनको डिपॉजिट्स अभी महंगे लेने पड़ रहे हैं, राइट। तो इसलिए उनका मार्जिन प्रेशर है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है तो फिर भी मार्जिन में प्रेशर आ रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पास ऑन। तो फॉरेनर्स जब आएंगे तो दे विल अगेन बाय बैंक्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ये वॉर खत्म होते ही आपको सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाएगा। कि आज वो जो कर रहे हैं ना, वो बेच रहे हैं बैंक्स को, वो बेच रहे हैं आईटी को, बिकॉज वॉर के सिनेरियो में इनके ऊपर जो इम्पैक्ट उनको दिख रहा है उसके कारण। अब वो गया, आईटी का कोई वॉर से लेना देना नहीं है, उसका अलग है स्टोरी, राइट। तो इसीलिए जब एफआईआई वापस आएंगे वो स्टोरी में कोई बदलाव तो आने वाली नहीं है एआई वाली स्टोरी में। इनफैक्ट ओनली और डैमेज ही होने वाला है और गुड चीज नहीं होने वाली है, और कोई सॉफ्टवेयर आएगी जो और भी खराब न्यूज आएगी ना। तो मेरे ख्याल में दे विल डेफिनेटली बैंक्स दे विल कम बैक टू, बिकॉज बैंक्स का एक नेगेटिव, प्राइवेट बैंक का स्पेशली जो नेगेटिव है उसकी इस चीज का है कि ओवरऑल फाइनेंसिंग ऑयल का इम्पैक्ट दिखेगा ना इकोनॉमी में, तो बैंक्स के कारण एक 3rd डिग्री इम्पैक्ट आएगा बैंक्स में। और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लोस नीरज जी पैसिव फंड से आते हैं, तो पैसिव फंड्स आईटी को भी इग्नोर नहीं करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि आईटी को, सब एक्टिव नहीं है, एक्टिव है तो आईटी को नहीं खरीदेगा, मगर पैसिव है उसके बाद जितना इंडेक्स में शेयर है उतना तो खरीदना पड़ेगा। तो थोड़ा एक बेस लेवल ऑफ सपोर्ट आईटी को भी आएगा जिस दिन एफआईआई वापस आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एफआईआई की वापसी के बेसिस पर अब देन बैंक्स विल हैव टू बी टॉप पिक। यस, करेक्ट। और मैं पीएसयू बैंक्स के बारे में और एक चीज, एक डिजिटल इवेंट है, यानी होगा या ना होगा इस साल, वो है पीएसयू बैंक का मर्जर। हाँ, वो मर्जर अनाउंस हो गया तो फिर मेरा मानना है कि वो बहुत बड़ी पॉजिटिवली एफआईआईस उसको लेंगे, बिकॉज ये सब स्केल वाइज इंटरनेशनल क्वालिटी बैंक्स बनेंगे विद बेटर। और ये ईसीएल का फ्रेमवर्क भी लाया गया है with that in mind is what I think. That in mind, yes, because yes. They want to have clean, good balance sheets to make them. So and वो FDI in PSU banks, FII limit, वो so ये 2-3 अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स में मैं कहूँगा मीडियम टर्म आउटलुक से आप बायर रह सकते हैं। तो पीएसयू बैंक ETF खरीदना चाहिए, क्योंकि इतने ढेर सारे हैं कि आप अलग अलग कहाँ खरीदो तो
PSU बैंक आइडिया भी ले लो। और वो दूसरी तीसरी खबर भी थी जो बाद में वो नकली निकली, मगर वापस आ सकता है कि बैंक इंडेक्स का रीजिग कर सकते हैं। वो एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद बहुत ठंडा हो गया खबर, बहुत ठंडा हो गया वो। हाँ, और वो आ गया तो उधर पीएसयू बैंक्स और भी बढ़ेंगे ना करेक्ट। बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अभी उन्होंने रिसेंटली 14 स्टॉक कर दिए हैं उसमें, लेकिन अभी भी वो बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेड है। हम लोग बैंक निफ्टी को मतलब सर्वेन के साथ हम बैंक निफ्टी कवर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा इंडेक्स है और उसमें वेटेज के हिसाब से आपको मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप अंदाजा लगा लो कि किसके बारे में लॉन्ग शॉर्ट हो रहा हूँ। तो इसलिए हम उसको डिस्कस ही नहीं करते, हम फिनसर्व वाला डिस्कस करते हैं जो थोड़ा बड़ा इंडेक्स है। तो वो उसको भी मेरे ख्याल में करना चाहिए। दूसरा सर, बैंक के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो एआई की वजह से मैन पावर कम होगा ओवर द पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स, वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नेगेटिव होगा, देश के हिसाब से नेगेटिव होगा, क्योंकि मैसिव लोग उसमें जाएंगे नौकरी से, लेकिन वो बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, उनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम होगा। एआई कहाँ से यूज करेंगे बैंक्स? सर बहुत कर रहे हैं वो, तो लगातार कर रहे हैं वो सारे, अपना जितना भी डेटा का काम है वो सब अब एआई से थ्रू हो रहा। माइथॉस जो आया वो उससे की वजह से तो वार्निंग भी है कि बैंक वाले बहुत सावधान रहें। और बैंक में क्या सर, डेटा और मंडेन जॉब है, उस जॉब के लिए आदमी की जरूरत ही नहीं है, वो सब एआई के थ्रू हो सकता है। तो बैंक सेक्टर को ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव स्टोरी, लेकिन उससे नौकरियों की कमी हो जाएगी। तो वो थोड़ा कॉशियस रहूंगा उसके बारे में, बिकॉज एक दो चीज है इसमें। एक तो लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग है पीएसयू बैंक्स में। दूसरी बात है कि एआई में करना है तो इनिशियली कैपेक्स का निवेश होगा, तो वो इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी को दबाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको आके बेनिफिट दिखेगा। यस। तो ये मेरे लिए क्या है कि एक क्लियर कट इन्वेस्टिंग केस नहीं बनता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छी है बात, मैं मानता हूँ बिल्कुल, मगर बीच बीच में ये सब जैसे उधर भी टेक के बारे में हुआ था ना, और सब एआई के बारे में भयंकर निवेश हो रहा है यूएस में, मगर इनिशियली मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया कि इतना का आरओआई कहाँ से आएगा। राइट, कह रहा हूँ, तो ये अच्छी चीज है, मगर ये जो से हर्डल से मैं अभी भी स्टिल उसके लिए इन्वेस्टिंग के लिए एक केस में नहीं समझूंगा, नॉट येट, वेल वेट एंड वॉच इट। करेक्ट। जैसे बजाज फाइनेंस का एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि बजाज फाइनेंस ने लोन देना इतना इजी कर दिया था 1 क्लिक में कि उसकी वजह से आप हो सकता है 0.01% ज्यादा इंटरेस्ट उसको पे कर दें, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग इतनी बड़ी हो गई थी। वही है टेक्नोलॉजी का मिरेकल। तो बैंक, अगर कोई वाली सरकारी बैंक है वो नहीं मानता कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे अब देखिए ब्लिंकिट से आप सामान 40 रुपए एक्स्ट्रा देके मंगाते हैं बिकॉज ईज है। सो पीपल आर रेडी टू पे फॉर ईज रादर देन चीप एंड वेरी कम्बरसम प्रोसेस। ये एक बहुत ही अलग सी स्टोरी है बन रही उसमें। तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या रिजल्ट सीजन वाला करेंगे? नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, अप्रैल 17 ना? हाँ, आज मतलब मिड में हो जाएगा आई थिंक। ऑलमोस्ट रिजल्ट तो बड़े वाले सब आ चुके हैं। हाँ, May 17 होगा ना, अगला संडे। हाँ, कर तो सकते देखते हैं अगर रिजल्ट सीजन का बनेगा तो फिर उस पर हम लोग देख सकते हैं कि अर्निंग सीजन कैसा गया और फिर वहां से आगे का क्या रास्ता बनेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। जो कि आज हमने बहुत ही इंटेंस चर्चा की, और आपके जो सवाल थे लोगों की मिड और स्मॉल कैप में क्या होगा भैया, तो अभी भी रैली जारी रहेगी। सुनील जी ने एकदम साफ साफ शब्दों में ये बात बता दी है आपको। और एफआई लौटेंगे तो कहाँ खरीदेंगे ये भी बता दिया है। तो अपना दिमाग एकदम साफ रखो। थैंक यू सो मच सर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।